नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फैसला। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? हर समय बस टीवी देखती हैं। सुनीता जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थीं। पति पुनीत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुनीता जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गया। सुनीता जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू नेहा के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। सुनीता जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ नेहा, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि नेहा की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें, ऊंची आवाज़ में बोली थी नेहा। सुनीता जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ में आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। पुनीत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, ये कौन सा तरीका है नेहा मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती हैं? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज़ में पैसे लगते हैं। हमें भी बच्चों का सोचना है, इसीलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए नेहा रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। सुनीता जी तो जैसे पत्थर हो गईं। पुनीत जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबराए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगीं। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। सुनीता जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। पुनीत जी ने उठकर साइड मेज पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। सुनीता जी थोड़ी स्थिर हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाएं और खुद कुर्सी के पीछे पीठ लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया एक अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उनकी तरफ ही देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वह 2-3 महीनों से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बिना वजह चिल्लाना या तो अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। पुनीत जी या सुनीता जी कुछ पूछें तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता दिया कि मकान उनके नाम कर दे। पुनीत जी ने सोचा कि बाद में तो उन्हीं का ही होना है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वे मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हाँ, वसीयत ज़रूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम और उसके बाद बेटे के नाम लिखना। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन ये ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि ये सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा ये नहीं सोचा था। पुनीत जी ने सिर हिलाया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। पुनीत जी ने बेटे सोहन और नेहा को अपने सामने बैठने के लिए कहा
और बेटे को देखकर बोले, देखो सोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। नेहा से पूछ लेना कि आज उसने क्या किया है। अब रोने से क्या फ़ायदा, जब समय था तब समझ में आया नहीं। ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेहा को बोलने के लिए आतुर देख पुनीत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा भी शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो नेहा, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली माई का पेमेंट मैं करता हूँ। पानी के गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्चा तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में इज़्ज़त खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने आज ये फ़ैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर रहो और अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 50,000 रुपये किराया दो, या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूँगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो, सुनीता कहते हुए पुनीत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।